मोशन में सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है फोर्स के बारे में। याद रखना फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है अ पुश और अ पुल टू चेंज ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। अ पुश और अ पुल टू चेंज ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, उसको यहाँ क्या कहते हैं, पुश और अ पुल। पुश और अ पुल टू चेंज ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, उसको हम क्या कह देते हैं, फोर्स कह देते हैं। ठीक है, अ पुश और अ पुल टू चेंज ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, उसको हम क्या कह देते हैं, फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम या तो खींचेंगे या धक्का देंगे उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कह देते हैं। इसकी एक डेफिनेशन न्यूटन ने भी दी थी, वो वाली डेफिनेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूटन ने फोर्स से रिलेटेड क्या कहा था। तुमको पता है न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि न्यूटन ने कहा था कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स होता है, फोर्स इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मोमेंटम वाली चीज़ है ये है क्या। तो जो हमारा मोमेंटम होता है ना, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन ने ये ऑब्जर्व करा कि जो हमारे फोर्स है ना, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो वो डिपेंड करता है मास पर, और एक डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, और एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है टाइम पर। देखो पहले तो फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है एक ऑब्जेक्ट को या तो हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए उसको हम फोर्स कह देते हैं। न्यूटन ने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये किसी किसी फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये किस किस पर डिपेंड करता है? ये तो एक तो उसके मास पर डिपेंड करता है, एक उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और एक उसके टाइम पर डिपेंड करता है। मास पर, वेलोसिटी पर और टाइम पर, इन फैक्टर्स पर हमारा फोर्स डिपेंड करता है। कैसे कैसे डिपेंड करता है? इसने ये ऑब्जर्व करा कि फोर्स ना मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स क्या होता है? फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का मतलब क्या है कि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा हमें उस पर उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। जितना भारी ऑब्जेक्ट होता है उतना ज़्यादा उस पर क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। दूसरा फैक्टर होता है वेलोसिटी। फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट तेज़ वेलोसिटी से चल रहा होगा ना, उस पर उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, है ना। मतलब अगर कोई हल्का ऑब्जेक्ट है और कोई भारी ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा ज़्यादा फोर्स लगाएगा? ये भारी ऑब्जेक्ट जो है ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। एक धीरे ऑब्जेक्ट चल रहा है और एक बहुत तेज़ चल रहा है, तो जो बहुत तेज़ ऑब्जेक्ट चल रहा है उस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। बुलेट, पता है बुलेट होती तो 2 ग्राम की है, मतलब बहुत हल्की होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों कर पाती है? क्योंकि जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है, वो बहुत तेज़ी से आ रही होती है। बुलेट क्या होती है? बहुत तेज़ी से आ रही होती है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा फोर्स हम पर एक्सर्ट कर पाती है। एक फैक्टर और ऑब्जर्व करा न्यूटन ने, वो था टाइम का। इसने ऑब्जर्व करा कि जो फोर्स है ना वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर हम किसी तरह टाइम बढ़ाएंगे ना तो फोर्स कम लगने लगेगा। अगर तुम किसी तरह टाइम बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है? टाइम बढ़ाया तो फोर्स कम, ऐसा हम कहाँ देखते हैं? ऐसा हम देखते हैं कि जब एक क्रिकेट बैट्समैन जो है वो बॉल को कैच करता है, तो बॉल को कैच करते समय वो क्या कर लेता है? अपने हाथों को पीछे कर लेता है। हाथों को पीछे क्यों करता है? ताकि वो किसी तरह टाइम को बढ़ा पाए। अगर वो टाइम को बढ़ा पाएगा तो फोर्स अपने आप क्या लगने लगेगा? फोर्स अपने आप कम लगने लगेगा। ठीक है, अभी हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो न्यूटन ने मतलब फोर्स की ये डेफिनेशन है कि एक ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना ताकि उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। और न्यूटन ने ये कहा कि फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स क्या होता है? फोर्स, इसने कहा कि जो फोर्स है ना वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब ये रेट मोमेंटम के चेंज के रेट मतलब अपॉन टाइम, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये इसकी 2 डेफिनेशंस हो गई, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो न्यूटन ने डेफिनेशन दी है ना, ये एक्चुअली न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो न्यूटन के हमें सारे लॉ पढ़ने ही हैं। अगर हमसे कोई फोर्स की डेफिनेशन मांगता है तो हम दोनों फोर्स की डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है, देखो ये मैन पुश कर रहा है। पुश और पुल में तो हमें डिफरेंस पता है ना। पुश मतलब अपनी तरफ और नहीं, पुल मतलब अपनी तरफ और पुश मतलब अपने अगेंस्ट। अगर हम किसी चीज़ को
पुश कर रहे हैं तो अपने से दूर लेकर जा रहे हैं, और अगर हम पुल कर रहे हैं तो अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं। फोर्स को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके हम इफ़ेक्ट्स फील कर सकते हैं। फोर्स के कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। इफ़ेक्ट क्या होते हैं फोर्स के? फोर्स जो है ना, फोर्स क्या कर सकता है? एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला भी सकता है। जैसे कि एक बॉल है, अगर हम इस बॉल को किक कर रहे हैं तो ये बॉल क्या करने लगेगी? बॉल मूव करने लगेगी। मतलब ये जो बॉल है ये रेस्ट से मोशन में क्यों आ गई? क्योंकि फोर्स हमने लगाया था। ये चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है और रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला भी सकता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है ऑलरेडी, है ना, और ये बॉल है, ये एक फील्डर ने कैच कर लिया, तो इसने क्या करा है? चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक लिया है। ये दोनों कर सकता है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है। स्पीड कैसे चेंज करते हैं? हम फोर्स लगाकर स्पीड चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे दो डिवाइसेस होते हैं हर व्हीकल में, एक तो होता है एक्सेलरेटर और एक होता है ब्रेक। दो डिवाइसेस होते हैं। एक्सेलरेटर क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है, और ब्रेक क्या करता है? स्पीड कम करता है। तो हम स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड कम भी कर सकते हैं फोर्स लगा के। फोर्स लगा के हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की स्पीड हम चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे? कि जैसे ये क्रिकेटर है, इस पर बॉल आया और इसने बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी। इसने फोर्स लगा के क्या करा? बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी। और ये जो फोर्स है ये शेप को भी चेंज कर सकता है। अब शेप चेंज करने का मतलब देखो, ये मटका है, मटके पर हम फोर्स लगा रहे हैं, शेप चेंज हो रहा है। और क्या एग्जाम्पल? स्पंज पर फोर्स लगाओगे या रबर बैंड पर फोर्स लगाओगे तो उनकी शेप चेंज हो जाएगी। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पर हम फोर्स लगाते हैं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन ऐसे सारे ऑब्जेक्ट नहीं होते। ऐसे सिर्फ नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। नॉन रिजिड समझते हो? जो अपनी शेप चेंज कर सके। जो शेप चेंज कर ही नहीं सकते, वुड पर कितना फोर्स लगा लो वो अपनी शेप नहीं चेंज करेगा। तो इसका मतलब है ना, तो नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं फोर्स के, ठीक है। फोर्स के इफ़ेक्ट समझ में आते हैं ना हमको। अच्छा, फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर हम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएं, इक्वल भी लगाएं और ऑपोजिट भी लगाएं, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इस केस में क्या होगा? इस केस में ये ऑब्जेक्ट कहीं चल नहीं पाएगा। जैसे अगर कभी हमने टग ऑफ वॉर देखी है और दोनों टीम्स, टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि ऐसे रस्सी होती है, उसे दो टीम्स खींच रही होती हैं और यहाँ कोई ऐसा पॉइंटर होता है कि किसकी तरफ ये जाएगा, है ना। तो अगर ये दोनों टीम्स इक्वली पावरफुल हैं तो ये बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल बीचों बीच रह जाएगा और ये मूव नहीं कर पाएगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट खींचेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कैन नेवर मूव एन ऑब्जेक्ट, कैन नेवर मूव, ये मूव नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट को चला नहीं सकता है ये, है ना। ये क्या कर सकता है? ये ऑब्जेक्ट को कभी भी चला नहीं सकता है। लेकिन ये क्या कर सकता है? ये एक काम कर सकता है, ये कर सकता है कि इट कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। मतलब अगर मेरे पास एक रबर बैंड है, उसे मैं दोनों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट खींचूँ तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी, होगी ना, दोनों तरफ से वो खिंच जाएगा। तो बैलेंस्ड फोर्स एक नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकता। मूव कराने के लिए क्या होता है? मूव कराने के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब चाहे ऑपोजिट लगा रहे हो लेकिन एक तरफ ज़्यादा लगाओ और एक तरफ कम लगाओ। जैसे कि अगर हम चल भी रहे हैं, मुझे बताओ, अगर हम चल रहे हैं तो हम आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा है, लेकिन हम चल पा रहे हैं। इसका मतलब हमारा आगे का फोर्स ज़्यादा है और पीछे फ्रिक्शन का फोर्स कम है, इसलिए हम आगे मूव कर पा रहे हैं। तो ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। और अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? इस केस में ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो कौन सा फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है? बैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। और बैलेंस्ड फोर्स क्या करता है फिर? बैलेंस्ड फोर्स सिर्फ शेप चेंज करता है। बैलेंस फोर्स क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ये टग ऑफ वॉर है, दो टीम्स इसे खींच रही हैं और दोनों टीम्स इक्वली पावरफुल है ना। तो इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा।
जबकि अगर एक तरफ ज़्यादा फोर्स है एक तरफ कम फोर्स है तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, है ना। देखो यहाँ कम फोर्स है, यहाँ ज़्यादा फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट एक ही तरफ चलने लगेगा। ये दो तरीके के अपने फोर्स हो गए। अब जल्दी से हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पहले थोड़ा सा गैलीलियो का एनालिसिस भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसने ये ऑब्ज़र्व करा था, इसने ये कहा था कि अगर हमने ऐसा बॉल छोड़ दिया तो ये जितनी हाइट से फेंका है उतनी हाइट तक ये दोबारा भी जाएगा। या मतलब अगर हमने ऐसे भी एक बॉल को, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऐसा एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया तो जितनी हाइट से तुम ड्रॉप करोगे उतनी हाइट तक रिटर्न करना चाहिए। ऐसा होता है क्या कि अगर हमने ऐसा बॉल फेंका उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स मत लगाना कि बहुत धक्का देकर उसे फोर्स लगा रहे हो, बस ऐसे छोड़ देना। अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट जितना नीचे गया उतना ही वापस ऊपर आए, ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा सा कमी हाइट तक वो वापस आ पाता है। अब अगर तुम ज़ोर से फेंकोगे वो हो सकता है ऊपर भी चला जाए, लेकिन हमें बिल्कुल छोड़ देना है, उसको फ्री फॉल कराना है, ठीक है। फ्री फॉल मतलब बस वो ग्रेविटी के अंदर नॉर्मली गिर रहा है। अगर वो ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है तो क्या होगा कि वो जितना नीचे गया ना वो उतना ऊपर आ नहीं पाएगा, ठीक है। जबकि अभी हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे तो उसमें ये होना चाहिए था, कि ऑब्जेक्ट जो है जितना हमने ऊपर से फेंका है उतना वापस वो रिटर्न करना चाहिए था। वो रिटर्न क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम एक फोर्स को भूल जाते हैं जिस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। एक ही फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है जब भी दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं ना तो वो दोनों रफ़ होते हैं, तो उनकी इंटरलॉकिंग्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो उतनी तेज़ मूव नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। फ्रिक्शन हमेशा पोज करती है। मुझे बताओ अगर ये बॉल है, इसको तुम चलता हुआ छोड़ दो तो धीरे धीरे खुद रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी है, क्योंकि इस पर क्या लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है। एयर भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, जो हवा है ना, एयर में भी तो पार्टिकल्स होते हैं, वो भी क्या प्रोवाइड करती है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, ऑब्जेक्ट को ढंग से मूव नहीं करने देती है ना। तो ज़रा गैलीलियो का एनालिसिस थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसने कहा कि अगर ये जितनी हाइट से तुम मार्बल को फेंकोगे उतनी हाइट तक ये वापस रिटर्न करना चाहिए, ठीक है, मतलब उतना ही ये डिस्टेंस चलना चाहिए। फिर इसका न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ गया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है एन ऑब्जेक्ट continues to be in the state of rest, continues to be in the state of rest or of motion until and unless an external force is अप्लाइड। मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक चलता ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, एक रुका ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। कब तक होगा ऐसा, जब तक तुम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाते। अगर ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, मैं कहूँ इसे चलाओ तो भी फोर्स लगाना है, और एक ऑब्जेक्ट चल रहा है उसे रोकना है तो भी तुम क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, रुका ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, चलता ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, जब तक हम उस पर क्या ना लगाएं, फोर्स ना लगाएं। जब तक हम उस पर क्या ना लगाएं, फोर्स ना लगाएं। एक चलता ऑब्जेक्ट चलता रहता है और एक रुका ऑब्जेक्ट रुका रहता है जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाते। वही वाली बात है। अब मुझे बताओ, ये बॉल है, इसको हमने चलता हुआ छोड़ दिया, लेकिन क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, अपने आप रुकने लगता है ना। ये बॉल क्या होती है, थोड़ी देर बाद अपने आप रुकने लगती है। तो अपने आप क्यों रुक जाती है, क्योंकि हम फोर्स भूल गए हैं। फोर्स है, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना होती ही ना, बिल्कुल भी ना होती, तो क्या होता, ये चलता ऑब्जेक्ट फिर ये चलता ही रह जाता, ये कभी ना रुकता। जब तक फोर्स नहीं लगा रहे हो ये ऑब्जेक्ट कभी भी ना रुकता। समझ गए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो चलता ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, और रुका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, रुका ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। याद रखना, इसी लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अभी डिस्कस करते हैं इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इनर्शिया डिस्कस कर ले थोड़ा सा। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से एक चलता ऑब्जेक्ट चलता रहना चाहता है और एक रुका ऑब्जेक्ट रुका रहना चाहता है। इसकी दो डेफिनेशन है। टेंडेंसी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट at rest continues to be at rest, and an object at motion continues to be in the state of motion. Tendency due to which an object at rest continues to be
इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। एक और डेफिनेशन हम कहते हैं इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं, दोनों बातें कहीं ना कहीं एक ही चीज़ कह रही हैं। ये कह रही है एक ऐसी टेंडेंसी है जिसकी वजह से अपोज करता है कोई भी चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट को क्या करता है, ये चेंज इन स्टेट को अपोज करता है, मतलब रुका है तो रुका रहना चाहेगा और चलता है तो चलता रहना चाहेगा। टेंडेंसी टू अपोज या फिर टेंडेंसी टू रेजिस्ट, एक वर्ड यूज़ करते हैं कई बार हम, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। ये वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से ये अपना चेंज नहीं करना चाहता। अगर ये चल रहा है तो चलता रहना चाहता है, और अगर ये रुका हुआ है तो ये चाहता है कि ये रुका ही रहे। इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है, रेजिस्ट करना, मतलब रेजिस्ट मतलब रोकना, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर अपना स्टेट ऑफ मोशन। ऐसा मैं एक आध एग्जाम्पल तुमको कॉमन दे देती हूँ। जैसे अगर तुमने कभी रेस खेली हो या रेस देखी हो, तो जब हम भाग रहे होते हैं ना तो हम एकदम रुक नहीं पाते। बहुत देर से अगर तुम भाग रहे हो तो एकदम नहीं रुक पाओगे। क्यों नहीं रुक पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो गया है। और रुके हुए हो, पता है जब एथलीट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं अपना मेन चीज़ करने से पहले। हर एथलीट वार्म अप करता है ना। ऐसा नहीं कि अभी बस शुरू हो गया, जैसे लॉन्ग जंप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो पहले बॉडी को थोड़ा बहुत मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, ताकि बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में आ सके। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रुका है तो वो थोड़ी देर रुका ही रहना चाहता है, इसमें एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है रुके रहने की, और चल रहा है तो उस पर टेंडेंसी डेवलप हो जाती है चलते रहने की। इसको ही हम इनर्शिया कहते हैं, है ना। जैसे एथलीट भाग रहा है तो उसकी बॉडी में एक इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप होगा, इसके लिए रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जो रुका हुआ है, ठीक है, जैसे अब ये देखो ये क्या हुआ है, ये ना हुआ क्यों होगा, ये खड़ा हुआ था, बस में बैठा है ये, और अचानक से पीछे की तरफ हो गया। बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये एकदम से पीछे की तरफ हो गया। ये क्या हुआ है, ये ना बस चल रही थी और बस वाले ने क्या करा, बस वाले ने अचानक से रोक दिया। मतलब दो केसेस हो सकते हैं कि एक तो क्या होता है कि हम बस में बैठे थे, ठीक है, और बस रुकी हुई थी, तो अगर अचानक से चलाएगा तो हम पीछे की तरफ हो जाएंगे। मतलब ये क्या था कि बस रेस्ट पे थी। मुझे एक बात बताओ, दो चीज़ें पॉसिबल है। कौन सी दो चीज़ें पॉसिबल है कि एक तो ये चीज़ पॉसिबल है कि हम बस में बैठे थे, ठीक है, बस रुकी हुई थी और बस वाले ने अचानक से बस चला दी, तो क्या होगा, हम पीछे की तरफ हो जाएंगे। और अगर बस चल रही थी, बहुत तेज़ स्पीड से चल रही थी बस, और बस वाले ने अचानक से ब्रेक मार दिया, तो हम आगे की तरफ हो जाते हैं, है ना। एक केस तो होता है जब हम पीछे की तरफ हो जाते हैं, एक केस होता है जब हम आगे की तरफ हो जाते हैं। इसमें हम पीछे की तरफ हुए हैं, मतलब बस अचानक से शुरू हुई है, बस रेस्ट पे थी, तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया। इसे रुके रहने की आदत हो गई। इसे क्या डेवलप हो गया, इसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें क्या डेवलप हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब क्या हुआ, बस अचानक से चलने लगी। अब बस अचानक से चलेगी तो क्या होगा कि बस तो चली गई, लेकिन अभी भी हमारे में क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, हम तो रुके हुए हैं और रुका ही रहना चाहते हैं, तो हम रुके हुए हैं, बस आगे चली गई, इसलिए हम पीछे की तरफ हो गए। समझे, हम तो रुके हुए हैं, बस आगे चली गई, तो हम कहीं ना कहीं क्या हो गए, हम पीछे की तरफ अब एक फोर्स फील करेंगे। अब इसका उल्टा केस कंसिडर करना कि हम क्या कर रहे थे, हम बस में खड़े थे, बस बहुत तेज़ चल रही थी, तो हमारी बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। हम चलते रहना चाहते हैं और बस अचानक से रुक गई, बस रुक गई, हम चलते रहेंगे, बस रुक गई, हम चलते रहेंगे, तो हम इसलिए आगे की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं इनर्शिया के, समझ गया ना। इनर्शिया वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से एक चलता ऑब्जेक्ट चलता रहना चाहता है, एक रुका ऑब्जेक्ट रुका रहना चाहता है। देखो ये अब आगे गया है, आगे क्यों चला गया ये, मतलब इस केस में क्या हुआ होगा कि बस वाले ने अचानक से ब्रेक लगा दिए बहुत तेज़। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में अगर तुम ये स्ट्राइकर बहुत ज़ोर से स्ट्राइक करोगे तो बस एक गीटी आगे जाएगी और बाकी एज इट इज़ नीचे चली जाएंगी। अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो ऊपर वाली गीटियाँ थी ये किस पे थी, रेस्ट पे थी, और ये रेस्ट पे थी तो ये रेस्ट पे ही रह गई। ये आगे वाली तो अचानक से क्या हुआ, अगर ये काम लेकिन होना अचानक से, अगर तुम आराम से करोगे तो सब गिर जाएगी। बहुत तेज़ी से अगर तुम मारोगे तो नीचे वाली तो क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, और ऊपर वाली तो रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे ही रह जाएगी। जब वो रेस्ट पे थी, रेस्ट पे ही रह जाएगी और फिर वो नीचे अल्टीमेटली आ जाएगी। समझे।
है ना। अगर तुम धीरे करते हो फिर क्यों नहीं होता, धीरे करते हो तो क्या होता है, ये वाले ऑब्जेक्ट भी फिर इसको ही शेयर करने लगते हैं, इससे टाइम मिल जाता है अपने आप को चेंज करने का। अगर तुम एकदम करते हो तभी तुम ये फील करोगे कि ऊपर वाले रेस्ट पे थे ना, तो रेस्ट पे ही रह गए। इनमें क्या डेवलप हो गया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट डेवलप हो गया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसमें डेवलप हो गया था। ठीक है, तो कैरम बोर्ड में अगर अचानक से स्ट्राइक करोगे, समझ गए ना ये वाली बात। और ज़रा इसका एग्जांपल लेना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और ऑफ मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये बॉल रेस्ट पे रहेगी जब तक क्या ना लगाओ, इस पर फोर्स ना लगाओ। ठीक है, रेजिस्ट करते हैं अपना चेंज ऑफ मोशन, क्या करते हैं, रेजिस्ट। इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, मुझे बताओ उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या है जो रेजिस्ट करवाती है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया, है ना। मुझे एक बात बताओ, याद रखना ये इनर्शिया ना किस पर डिपेंड करता है, ये इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, मास पर। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जो जितना भारी होता है उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होता है, समझ गए। जितना हैवी ऑब्जेक्ट होता है, हैवी समझते हो ना, जितना हैवी ऑब्जेक्ट है, हाँ, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये पूछ रहे हैं कि किसके पास इनर्शिया ज़्यादा है, रबर बॉल पर या स्टोन पर, इनमें से भारी कौन होगा, स्टोन भारी होगा तो उस पर इनर्शिया ज़्यादा हो गया। बाइसाइकिल पर या ट्रेन पर, 5 रुपये पर या 1 रुपये पे, तो 5 रुपये पर। 5 रुपये वाला जो कॉइन होता है वो थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है, तो ये वाली बातें समझ गए ना हम। अब मुझे एक बात बताओ, एक फुटबॉलर है, वो किक करता है बॉल को गोल की तरफ, और फिर अब हमें मतलब फोर्सेस पहचानने हैं। ठीक है, देखना हुआ क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है। एक फुटबॉलर है, उसने फुटबॉल को किक करा, दूसरे प्लेयर को दिया, दूसरे प्लेयर ने क्या करा, गोल की तरफ करा, गोल ने क्या करा, गोलकीपर ने उसे टीम की तरफ फेंक दिया, और फिर टीम ने क्या करा, उसे दूसरी टीम की तरफ कर दिया। तो कितनी बार फोर्स चेंज हुआ है, देखना ज़रा। 3 टाइम्स पर, हाँ वैसे 4 टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स भी बता रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम फुटबॉल जो है वो कहाँ गई है, मतलब उस पहले प्लेयर ने करा है, पहले प्लेयर ने, उसके बाद क्या हुआ, दूसरे प्लेयर ने किक करा, और थर्ड टाइम पे गोलकीपर ने करा। चलो इसे छोड़ो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक ट्री है अपना, है ना, और इस ट्री को अगर हम बहुत ज़ोर से मूव करेंगे, झटकाएंगे इसे, तो इसकी लीफ या फल या फ्रूट जो भी है वो गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इस पेड़ को मूव कर रहे हैं तो इसकी जो लीफ है वो तो क्या है, रेस्ट पर है, वो क्या होंगी, वो रेस्ट पर ही रह जाएंगी। पेड़ मूव करेगा और इसकी पत्तियां रेस्ट पर रह जाएंगी। तो जब सुनो, पत्तियां रेस्ट पर हैं, बाकी पेड़ मूव कर रहा है, तो ये पत्ती फिर नीचे गिर जाएगी। ये पत्तियां क्यों गिरी हैं, ये पत्तियां गिरी हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो पत्तियां रुकी हुई थी और उनमें रुके रहने की क्या डेवलप हो गई, रुके रहने की एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है। चलो जल्दी से अब हम लोग ना न्यूटन का सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ से पहले हमें थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में जानना पड़ेगा। मोमेंटम को कई बार हम इम्पैक्ट भी कह देते हैं। मोमेंटम पता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो मास पर, दूसरा वेलोसिटी पर। ठीक है, मोमेंटम को हम ऐसा स्पेशल बना क्यों दिया है हमने, थोड़ा सा समझते हैं। मोमेंटम क्या होता है, जो मोमेंटम है ना, हम इसे पी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, हमने ये डिस्कस करा था एक बार कि फोर्स ना मास पर डिपेंड करता है, फोर्स ना वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, और टाइम पर भी डिपेंड करता है। अब मुझे एक ये बात बताओ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 2 किलो का, और वो चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और एक ऑब्जेक्ट है 3 केजी का, और वो चल रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड से। मैं कहूँ कि किसका फोर्स ज़्यादा है, तो तुम कहोगे कि मास तो इसका ज़्यादा लग रहा है। जिसका मास ज़्यादा होता है उस पर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो मास तो इसका ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा होना चाहिए। फिर वेलोसिटी के हिसाब से तुम कहोगे कि भैया वेलोसिटी तो इसकी ज़्यादा है,
तो इस पे ज़्यादा फोर्स होना चाहिए। समझ रहे हो तो मेरी बात? हमने कहा जिसका मास ज़्यादा उसका फोर्स ज़्यादा, हमने कहा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसकी फोर्स ज़्यादा। एक्चुअली मास और वेलोसिटी को हम अकेले अकेले नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे m/v कर देंगे। जैसे इसमें m/v कितना आ गया 6, इसमें m/v कर दिया कितना आएगा 4.5। यूनिट क्या रहेगी देखो kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ये अब ये डिसाइड करेगा कि किसका फोर्स ज़्यादा है। जैसे ये ज़्यादा है ना, इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो ये जो मोमेंटम है ना, याद रखना मोमेंटम इट इज़ डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ फोर्स। क्या होता है ये? डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ फोर्स। और तुमको पता है इनर्शिया का डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? इनर्शिया का डिसाइडिंग फैक्टर है मास। और फोर्स का डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? फोर्स का डिसाइडिंग फैक्टर है मोमेंटम। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूँ कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट में इनर्शिया किस पर ज़्यादा है? तो इनर्शिया तो इस पर ही ज़्यादा है। इनर्शिया सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? मास पे। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मोमेंटम ज़्यादा उसका फोर्स ज़्यादा। ठीक है, तो इनर्शिया सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? एक चीज़ होती है इनर्शिया, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ मास पे। जबकि फोर्स किस पर डिपेंड करता है? फोर्स डिपेंड करता है मोमेंटम पे। मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी पर। ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी नाम के दो फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखो ये बुलेट है। बुलेट ने इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों करा होगा? इतनी भारी तो होती नहीं है। क्यों इतना डिस्ट्रक्शन करा? क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, पेनिट्रेट कर गई। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम सेम बॉल को थ्रो करते तो कुछ ना होता, बुलेट वापस आ जाती, क्योंकि फिर वो इतनी तेज़ नहीं गई है ना, इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाई है। ठीक है, तो मोमेंटम दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर, है ना। अब साइकिल 40 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी और वो आई तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हुआ? ये ट्रक आ गया, वो भी 40 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा था, लेकिन उसने क्या करा? तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा। मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं और ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। क्या होता है ये? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, m/v। इसकी यूनिट क्या होगी? सोचना ज़रा, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। और CGS यूनिट होगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। खैर उसका ज़्यादा काम नहीं है, इसकी SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, टेनिस बॉल को रोकना आसान है, क्रिकेट बॉल को रोकना आसान है? टेनिस और क्रिकेट में भारी होती है क्रिकेट बॉल, है ना। टेनिस बॉल हल्की होती है, क्रिकेट बॉल भारी होती है, तो इसलिए क्रिकेट बॉल को रोकना हमारे लिए मुश्किल काम है। ठीक है, अब न्यूटन का हम सेकेंड लॉ डिस्कस करेंगे। नहीं, न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स की एक नई डेफिनेशन देता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, याद रखना, ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब जो फोर्स है ना वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो मास पर और दूसरा उसकी वेलोसिटी पर। ठीक है, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम।